हिंदी और अंग्रेजी का जो मिश्रण है, इंग्लिश, उसमें बोलूँ मैं तो वही भाषा हम चल के रोजमर्रा में इस्तेमाल करता हूँ। तो कहीं भी तो थोड़ी हिंदी थोड़ी अंग्रेजी। इस कक्ष का मन में मूल्य आधारित उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा, इस टॉपिक पे शायद डिस्कशन होना। व्यावसायिक की तकनीक, व्यावसायिक तो व्यवसाय का अलग है, व्यवसाय तो लाभ का सौदा होगा। तकनीकी पेशेवर ये कैसा है? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व्यवसायिक, व्यवसाय करेगा। 1 करोड़ रुपए में अगर डॉक्टर पीजी करेगा तो बहुत सारे टेस्ट करना पड़ेगा। तो शायद हम शुरू से ही बदल सकते। व्यवसायिक शिक्षा है तो व्यवसाय है, तकनीकी शिक्षा है, पेशेवर शिक्षा है तो पेशा है, पेशा है तो पेशे की प्रति मान। शिक्षा भी नहीं है, लिटरेसी है, साक्षरता है। हम शिक्षा नहीं पाते, हमने जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी है वो साक्षरता ही थी। वो आजीविका प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है। वो रटत विद्यार्थी 2 आड़ी लकीर खींच दो, बीच में एक छोटी डंडी लगा दो, उसको ए बोलते, क्यों बोलते, कोई तर्क नहीं। अ आ ई क्यों बोलते, उसमें कोई तर्क नहीं। बचपन से जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी उसमें से अधिकतर रटत विद्या ही थी और कक्षा में प्राप्त करी, मैदान में नहीं प्राप्त करी। साइंस नेचर से आता है, नेचर साइंस से नहीं आया, पहले नेचर आया फिर साइंस आया। लेकिन आश्चर्य ये कि बीएड का कोर्स कराने के लिए जब व्यक्ति जाता है और बीएड का कोर्स करता है तो वो हर क्लास के लिए अपने चार्ट, प्रैक्टिकल्स, मॉडल्स लेके जाता है। और स्कूल कॉलेज में कभी भी कोई भी क्लास में कोई भी टीचर मॉडल लेके नहीं जाता। भोपाल के बड़े बड़े स्कूल जहाँ 11वीं कक्षा में 82,000 रुपए सालाना फीस होती है, कक्षा 11वीं के बच्चों को साल के अंत में जनवरी में पहली बार लैब देखने मिलती है। 3 दिन प्रैक्टिकल करते हैं, किसी बच्चे को विज्ञान तो फिर प्रैक्टिकल में समझा दिया। आप इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि अगर आपने शेर नहीं देखा, आपने जीवन में एक शेर नहीं देखा, अब अगर मेरे को आपको बताना है शेर क्या होता है तो मैं कैसे समझूं? कितने शब्दों का इस्तेमाल करूंगा मैं और उसके गुण चरित्र बताने के लिए कितनी चीजें बताऊंगा कि वो बकरी को खा जाता, गाय को मार डालता, आदमी को काट डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आप इमेजिन ही करते रह जाओ। और अगर मैं आपको 5 सेकंड की एक वीडियो क्लिपिंग दिखाऊं शेर का शिकार करते हुए तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, साइंस की शिक्षा लैब में ले जाके पढ़ो। मैंने तो प्रयोग अपनी क्लास में करा सर। मेरे क्लासरूम में मैंने फिजिक्स का फुल इक्विप्ड लैब बना दिया जो बगैर किसी ताले चाबी के रहता, हर बच्चे के लिए फ्री भी एसेसिबल है, जिसको जो करना है आगे बढ़े। लोग कहते साहब टूट जाएगा, मैंने कहा मुझसे भी टूट सकता है, कौन छूटेगा? कुल 60,000 रुपये में पूरा लैब खड़ा हो गया, मैं भी तोड़ फिर चले। मुझको कोई भी डिफिकल्ट चीज समझानी रहती है क्लास में तो मैं जाता हूँ, लैब से इक्विपमेंट लाता हूँ, रखता हूँ, सबको बनाता हूँ, जब देखो 2 मिनट बताओ क्या करना। तो मुद्दा ये है कि क्या शिक्षा है कि साक्षरता है, क्या तकनीकी है कि व्यावसायिक है? और हम सवेरे से इस मुद्दे पे एक चर्चा कर रहे हैं, मूल्य आधारित। मूल्य काहे का? सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, रिलीजियस वैल्यू, इथिक्स, प्रिंसिपल। और ये हम सिखाएंगे किसी को? ये सिखाते नहीं साहब। सबके अपने अपनी वैल्यूज, सबका अपना अपना एथिक्स है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, एथिक्स, वैल्यू चेंज नहीं होती, समय के साथ बदलते नहीं। सेट ऑफ रूल्स है आपका, वो आप सेट करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है,
मैं आप लोगों से हो सकता है उम्र में छोटा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटा हूँ क्योंकि मैं 20 साल का हूँ और 25 साल का एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से 45 का हूँ। 18 साल के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो दिल अभी भी वही करेंगे। युवा पीढ़ी मूल्यहीन है, युवा पीढ़ी को मूल्य देने हैं, दिशा देनी। साहब युवा पीढ़ी मूल्यहीन होती तो क्या अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा होता है? युवा पीढ़ी मूल्यहीन होती तो क्या निर्भया कांड के लिए खड़े होते लोग? हाँ, उसका मूल्य और आपका मूल्य शायद मैच नहीं होता। आप जिसको मूल्य कह रहे हो वो नहीं मानता, वो जिसको मूल्य कह रहा है आप नहीं मानते। एक इस समाज की सबसे बड़ी समस्या पैसा कमाना सोशल टैबू है। अरे बहुत पैसा कमा रहा, गलत है। इस समाज में शुरू से अमीर आदमी को गलत आदमी माना गया, पैसा कमाने को गलत माना गया, पैसा कमाने की पद्धति को गलत माना गया। मैं एक साल एक मंच में था जहां मोहन भागवत जी मंच की अध्यक्षता कर रहे थे और वो मुख्य अतिथि था। आज से 16 साल पहले उस मंच में मैंने विद्यार्थियों को एक ही चीज कही थी कि वहां मुद्दा यह था कि विद्यार्थियों को एक दिशा देनी है। क्या दिशा दोगे आप? तो मैंने विद्यार्थियों से कहा, मैंने कहा देश समाज राष्ट्र सब गौण बातें हैं, देश समाज राष्ट्र सब गौण बातें हैं, तू इनकी चिंता मत कर। तू विद्यार्थी है, तेरा धर्म विद्या का अर्जन है, तू विद्या का अर्जन कर, तू विद्या का अर्जन कर, तू अपने को सशक्त कर। तेरा उत्थान होगा तो तेरे परिवार का उत्थान होगा, तेरे परिवार का उत्थान होगा तो तेरे कुटुंब का उत्थान होगा, तेरी कौम का उत्थान होगा, तेरे प्रदेश देश विश्व का सबका उत्थान होगा। लेकिन पहले अपना तो कर ले, और अपना उत्थान करने के लिए तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो शाखा में जाके तेरा उत्थान नहीं हो रहा तो पढ़ ले, अपना कैरियर बना। और वहां पे फिर मैंने उन बच्चों से कहा, जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने उन बच्चों से कहा पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं, खूब पैसा कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, जब तक मजा नहीं आया तब तक कमाओ। एक दिन तो आएगा जब मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा कमा सही स्रोत से, तेरा स्रोत सही होना चाहिए। फिर सही स्रोत की परिभाषा क्या है? क्योंकि स्रोत की परिभाषा तो बदल जाती है, क्योंकि सब सत्य तो सबके अलग अलग होगा आजकल। मेरा सत्य आपका सत्य अलग अलग है, जो कंफर्टेबल लगे वो सत्य। तो मैंने कहा सही स्रोत का मतलब वो स्रोत जिसको बताने में तेरे को भरे चौराहे पे स्टूल पे खड़े होकर के बोलने में शर्म ना आए, अपनी औलाद को बता सके कि ये स्रोत से मैं पैसा लाया हूं, तेरे को शर्म ना आए, वो तेरा जायज है। क्या बुराई है? सत्य पैसे की हवस नहीं होनी चाहिए, पैसे का गलत रास्ता नहीं होना चाहिए। मार्ग सही है तो क्या बुराई? ऐसा कैसे कह सकता है कोई कि जो पैसा कमाता है वो मूल्यहीन व्यक्ति है? आपको मालूम है इस परिचर्चा में एक व्यक्ति आया, एक हमारी एक धारणा है कि जो गरीब है वो मूल्यवान है, जो अमीर है वो मूल्यवान नहीं है, जो हिंदी माध्यम में पढ़ा वो मूल्यवान है, जो अंग्रेजी में पढ़ा वो मूल्यवान नहीं है। ये कैसे डेफिनेशन था? आपको मालूम है विनायक लोहानी आया हुआ, विनायक लोहानी यहाँ पे पारिवारिक मूल्य पे बोलने के लिए आया हुआ है। उसके पिताजी एनडी लोहानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, E1 में बंगला, कम से कम 8 करोड़ की प्रॉपर्टी आज के डेट में उनकी, 3 लड़कियां, सबसे बड़ी बहन IAS, दूसरी बहन IAS, तीसरी बहन इनकम टैक्स कमिश्नर, खुद IIT IIM का पास आउट, कैंपस स्कूल से पढ़ा। अब देखिए सारे नेगेटिव है उसमें, अच्छे परिवार का, पैसे वाले परिवार का, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा, और उसने एक ऑर्फनेज खोला 2 बच्चों से शुरू करके आज 550 बच्चे। सब जनरलाइजेशन नहीं करते, गलत हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। मुझसे अगर आप बोलो कि अगली पीढ़ी को कोई मैसेज देना है तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपने प्रति ईमानदार, बाकी किसी की चिंता मत। तेरे को अगर लगता है वो सत्य है तो वही सत्य है, और अगर तेरे को 1% भी संशय है तो छोड़ दो उस बात। अगर तू अपने प्रति सत्य है और अपने दिल को टटोल के देखता है तो सारे मूल्य अपने आप आ जाएंगे। और आपको छोटी छोटी चीजें, पहले मेरे को थोड़ा सा 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा सर, क्योंकि मैं कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी इनकॉर्पोरेट करूंगा।
पहले तो मैं जो सॉल्यूशंस की बात थी, इस तकनीकी शिक्षा के सॉल्यूशंस की बात थी, मैं 5 मिनट तो सॉल्यूशन से बोलूंगा क्योंकि आई डोंट नो, मैं हो सकता है गलत हूं और इसलिए माफी भी मांग लेता हूं कान पकड़ के, लेकिन आज सवेरे से सॉल्यूशंस में किसी ने टेक्निकल एजुकेशन को कुछ नहीं किया। मैं उस टेक्निकल एजुकेशन के सॉल्यूशन में घुसने को तैयार हूं। मेरा कहना है कि साहब सबसे बड़ी दिक्कत आज सम्राट परिवार के बच्चे को पता ही नहीं है कि अभाव क्या, क्योंकि इतनी इंसुलेटेड है हमारी फैमिली। हम नल की टोटी से पानी पीते थे, हमारे बच्चे बिस्लरी से पीते। क्या गलत हुआ? हमको लगा हमको सेव करना है, हमको स्क्रीन करना है, लेकिन हमसे गलती हो गई। हम उनको सोसाइटी का दूसरा पार्ट नहीं दिखा पाए, हम उनको सोसाइटी का दूसरा पार्ट नहीं दिखा पाए, लेकिन उनको वहां तक पहुंचाना जरूरी है। और उसके लिए सबसे बड़ा तरीका हो सकता था वापस स्कूलों में स्काउट्स, क्लबिंग, एनसीसी वापस शुरू होना चाहिए, एनएसएस वापस शुरू होना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 7 दिन पीटी के पीरियड अवश्य होने चाहिए, जाकर माटी से खेल, रोड लगा होना चाहिए। कॉलेज एजुकेशन में जब आ रहे हैं तो हमारे यहाँ हमारा कॉलेज सिस्टम कहता है दीमक पैदा करो, दीमक। आईआईटी मेंस की परीक्षा हुई थी, आनंद कुमार बोल के गया कि साहब 360 नंबर का पेपर था, बहुत सारे बच्चे हमारे 300 के ऊपर में ला रहे हैं, 360 पे से 360 भी ला रहे हैं। तो 360 में से 360 बच्चा कौन ला रहा होगा सर? जिसकी दुनिया सिर्फ वो किताब ही है ना, वो उस किताब के अलावा कुछ नहीं है। वो आईआईटी जाएगा और फिर आईआईटी में टॉप करेगा, वो आईआईएम जाएगा। वो क्यों जा रहा है आईआईएम को? क्योंकि 35 लाख का पैकेज चाहिए ना था। और 35 लाख का पैकेज वो झुग्गी वाले लड़के को मिल गया, तो जब तक झुग्गी में था तब तक मूल्यवान था, और 35 लाख के पैकेज में गया अमूल्य हो गया, मूल्यहीन हो गया। यही है ना हमारा। साहब मैं यूएस गया था, 45 दिन में वहां रहा, बड़ा अच्छा लगता है साहब वेस्ट को गाली देना, बड़ा मजा आता है, मैं भी खूब गालियां देता हूं। लेकिन मैंने जाके देखा, मैंने वहां पे स्टैनफोर्ड गया, बर्कले गया, हार्वर्ड गया, प्रिंसटन गया, एमआईटी गया, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज गया, प्रोफेसरों से मिला, बच्चों से मिला। सब कैसे भी है वो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो खड़ा खड़ा है। उसको आंख मूंद के मत गाली दो, कुछ सीखो वहां से। आप क्या सिस्टम बनाया साहब? उनका कहना है कि हमारे सोसाइटी का 99% आदमी तो मजदूर बनेगा, क्योंकि हमारा मजदूर भी अमीर है। हमारी सोसाइटी का 1% व्यक्ति केवल विद्यालय, विश्वविद्यालयों में जाएगा। 1% ऑफ अवर पॉपुलेशन गोज टू कॉलेज। और अगर 1% हमारी आबादी और उससे भी कम आबादी अगर हमारी कॉलेज में जा रही है, तो ये कॉलेज में पढ़ने वाले लोग आगे जाके किसी न किसी फील्ड के मुखिया बनेंगे। दे विल बिकम लीडर्स, नेता नहीं, मुखिया। और मुखिया होना चाहिए जिसके पास दृष्टि, जिसके पास कंपैशन हो, जिसके पास साथ वाले लोगों के प्रति दिल में दया हो, जिसमें आगे बढ़ने की ललक हो। और इसीलिए उन्होंने कहा हमको दीमक नहीं चाहिए, हमको दीमक नहीं चाहिए, हमको इंसान चाहिए। अंग्रेजी में उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द बनाया, वो कहते हैं वी रिक्वायर वेल राउंडेड पर्सन। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया था 3 यूनिवर्सिटी का वेल राउंडेड होता है क्या। मैंने कहा कैसा गोल मटोल, तो उन्होंने कहा वेल राउंडेड मतलब जिससे सोशल वर्क भी करा, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी भी हो, सोशल सिस्टम के प्रति भी जागरूक हो, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो, को करिकुलर एक्टिविटी भी करता। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा जो बच्चा करता है ना, वो हमीदिया कॉलेज जाता और उसके बाद बेचारा शिक्षा कर्मी बन जाता है। अनुकंपा नियुक्ति में माँ बाप मर गए तो मिल जाती है, भूख मारता है। उन्होंने कहा नहीं साहब हमको तो ऐसे ही चाहिए। 2400 नंबर का सेट की परीक्षा होती है, 2200 नंबर पे हार्वर्ड एडमिशन देती है। 2200 नंबर के ऊपर जितने बच्चे आए सब एक बराबर, सब एक बराबर। फिर देखते हैं किसने सोशल वर्क जाना, किसकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। क्यों नहीं हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और सीए के कॉलेज में एक सिस्टम बनाए हम कि साहब फाइनल ईयर में जब बच्चा पहुंचे सर, तो लास्ट में आखिरी सेमेस्टर जब होता है उसमें कंपल्सरीली 1 वीक रूरल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें छोड़ देना चाहिए खुला कि साहब 1 हफ्ता आपको दिया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर सारे ब्रांच के लोग, आप आस पास के देहात में जाओ, नहीं जा सकते देहात में, स्लम्स में जाओ, और आप जाके देखो आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो, आपने जो ज्ञान अर्जित करा उसका, और उस पे आपको नंबर मिलेंगे, और वो नंबर आपकी मार्कशीट में कहीं रिफ्लेक्ट होएगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर से बोला जाए कि इस मार्क को भी कंसिडर करके आप जॉब में अपने
हम लीजिए दो साहब। जाएगा वो आदमी, जब सिविल वाला जाएगा तो देखेगा झोपड़ी, तो बताएगा कि देखो तुमने झुग्गी जो बनाई है वो तो ठीक बनाई है, तुमने मोर्टार में खाली मिट्टी मिलाई, तुम मिट्टी के साथ अगर मूंग की दाल भी पीस के लगा देते तो ज्यादा मजबूत हो जाती और चूल्हा साथ में होता। वो कहेगा तूने झोपड़ी में जो ऊपर बल्लियां रखी है, ये बल्लियों का एंगल अगर 30 के बजाय तू 45 रख देता तो जो हवा आ रही है बारिश के समय में, जो अंधड़ आ रहा है, उसमें तेरी झुग्गी नहीं घूमेगी। क्यों? क्योंकि उससे ट्रसेस पड़ा, इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहा है। मैकेनिकल वाला समझाता कि तेरी बैलगाड़ी में सब कुछ सही है, चक्के में जो लोहे का रिम चढ़ा ना उसकी वजह रबड़ चढ़ा दे, तू बढ़िया बैलगाड़ी चलेगी, और तू साथ में एक्सल बदल दे, उसकी जगह तू बॉल बियरिंग लगा दे, चकाचक चलेगी। मेरा उद्देश्य इन बच्चों से वैल्यू एडिशन कराना नहीं है साहब, मैं बताऊंगा भी नहीं, और आप भी मत बताना अगर ये इंप्लीमेंट करते हो, कतई मत बताना उनको क्यों भेजा। हमने तो भेजा इसलिए कि 7 दिन उनके साथ जब रहेंगे ना तो उनका कष्ट समझेंगे, और उनका कष्ट समझ जाएंगे तो कंपैशन आता है। इतना निष्ठुर नहीं है हमारे यहाँ कि दूसरे का दर्द नहीं समझ। ये तो हमारी परिकल्पना है कि हमने उसको एक बहुत डरावना जानवर बनाया। 7 दिन में जब वो देखेगा कि बेचारा क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, क्या स्थिति है, तो समझेगा उसको, वो समझेगा तो उसको उनके प्रति दर्द आएगा, और जब उनके प्रति उसमें दिल में दर्द आएगा तभी शायद उसकी अंदर की वैल्यूज जाएगी। वैल्यू कहीं ना कहीं मिली है, किसी न किसी रूप में मिली, वो वैल्यूज को केवल लेके आना आपको बाहर। बस एमबीए यूएस में आप जाते हैं तो एमबीए करने के लिए आपको कम से कम 3 साल जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे यहाँ नहीं है, आईआईटी डिग्री ली, आईआईएम पहुंच गए। क्यों? आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप मुझे क्षमा करिएगा, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करिएगा, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। एक सिंपल सा मोबाइल नोकिया का 3510 आवाज आती है, क्या आपके पास है? क्यों आपने स्मार्टफोन लिया? क्या जरूरत थी? फोन से बात ही तो करनी थी हमको। भौतिकवादी युग है साहब। आप उस युवा, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मैंने उसको समझाया, मुझसे कहना, मैं ऐसे यही कपड़े मेरे, आपको बताऊं मेरे पास 2 जोड़ी जीन्स है और 7-8 टी शर्ट है। एक नई जीन्स खरीद के लाता हूं तो एक पुरानी किसी को दे के आ जाता, क्योंकि मेरे को लगता है फालतू क्यों। तो उसको मैं ऐसी कुछ बात समझा रहा था, मैंने कहा चप्पल बाटा की आती है तो 200 रुपए की ले ले, तो जल्दी टूट जाती है। तो मैंने कहा तुमको महंगी चीजें अच्छी लगती है? तो कहता है पापा एक बात बताओ, 15 साल की उम्र में और तुम 45 के हो, क्या तुम्हारे को 15 में कोई इच्छा नहीं थी? ऐसी पैदा हुए थे, हम आज ही साधु बन जाए, हम भी 45 में हो जाएंगे तुम्हारे जैसे। क्या गलत बोला, क्या गुनाह कर दिया? हम यहाँ निष्कर्ष इस पीढ़ी के लिए निकाल रहे हैं साहब, उस पीढ़ी को समझे पहले। हम मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने अपने बैचेस बंद करे, 2 बैच बंद करे। कक्षा KG 1 से लेके कक्षा 6 तक 8 साल सतत उसको स्कूल छोड़ने गया। 2.5 साल की उम्र से लेके आज तक मैं उसको रोज एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने उसको पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण सब सुनाया, लेकिन उसको मेरी बातों पे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों पागलपन कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कश्ती जब तक शांत समुद्र में तैरेगी तो मजे से तैरेगी, लेकिन जिस दिन तूफान में फंसेगी तो ये अपना लाइट हाउस ढूंढेगी। शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ये जो कुछ सिखा के जा रहा हूँ यही उसके लाइट हाउस है, यही सही गलत उसके लाइट हाउस बनेंगे, इसी के सहारे वो कश्ती किनारे आएगी। वैल्यूज तो हमको देनी है, अपने घर में देनी। और वो बच्चे ने 16 साल की उम्र में भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं पे किताब का संकलन निकाला जो 26 कर रही है सब। मेरा भी आनंद कुमार जी ने जो बोला वो एक्सपेरिमेंट मैंने मॉडल स्कूल में करा था, लेकिन मैं अलग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। सोल्यूशन सर एक अलग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। मैं मॉडल स्कूल में गया और उनसे मैंने कहा आपके स्कूल में जो घोर गरीब बच्चे जो कोचिंग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो बच्चे मेरे को दो, मैं पढ़ाऊंगा मुफ्त। बड़ी मुश्किल से मिला साहब, लेकिन वो हो नहीं पाया मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किसी को नहीं था वहां पे। मैं तो आज भी कहता हूँ शासन से कि हमको आप 200 बच्चा दो, एक स्कूल में हमको 200 बच्चा दो, और आप अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल के 5 टीचर हमको दो।
200 टीचर बैठेंगे, 200 बच्चे बैठेंगे, 5 टीचर बैठेंगे रोज, मैं पढ़ाऊं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग बाहर आ जाएंगे। डेली हमारी क्लासें रिकॉर्ड करो, सीडी बनाओ। अगले साल ये 5 सीडी और ये 5 टीचरों को नए सेंटर में भेज दो, 1000 बच्चा पढ़ने लगे। साहब गांव गांव पहुंच जाएगा ये सिस्टम, एक एक गांव एक एक जगह पहुंच जाएगा। क्या कॉस्ट है सिस्टम की, आप सोच के देखिएगा। 2000 रुपए में पुराना टीवी मिल जाता बाजार में, 1000 रुपए का वीसीआर आता, 5000 रुपए में इन्वर्टर आ जाता, 10,000 रुपए में किसी भी गांव में आप एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहां सीधी से बच्चों की शिक्षा हो सकती। शिक्षा करनी तो यही पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी कहते हैं हमारे कि मेक इन इंडिया बनाओ। मेक इन इंडिया बनाओ का मतलब क्या है? हमारे पास वर्कफोर्स होनी चाहिए। वर्कफोर्स का मतलब क्या है? इंजीनियर हूं, आपको बताऊं, एक फैक्ट्री में 10 आर्टिजन के ऊपर एक सुपरवाइजर, 10 सुपरवाइजर पे एक इंजीनियर। भोपाल शहर में 125 इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक। क्या हम उल्टा पिरामिड नहीं बनाना है? हमको सीधा पिरामिड नहीं खड़ा करना है। सोचे तो, पिरामिड तो सीधा करने पहले हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज के नीचे 100 डिप्लोमा, 100 ITI होने चाहिए, 10 पॉलिटेक्निक होने चाहिए। हम तो उल्टा खेलते हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी सर, कल के पेपर की न्यूज थी, $78 बिलियन का भारत को रेमिटेंस मिला है। ये हिंदुस्तान के लोग वहां से पैसा भेज रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने अपने टेन्योर में कहा था, इंडिया का ट्रेड से ज्यादा इनपुट जो है वो रेमिटेंस है। बहुत कुछ है बोलने को सर, समय मिलेगा तो बोलूंगा, जगह मिलेगी तो बोलूंगा। बहुत कुछ सोच के आया था, बहुत कुछ दिल में, लेकिन बस वही इमोशंस आ जाते हैं बीच में और रोक नहीं पाते हैं। 26 साल से बच्चे पढ़ा रहा हूँ, आखिर जाते जाते एक छोटी सी डेफिनेशन लेके जाऊंगा। लोग चैरिटी करो। मेरे कॉलेज में इस साल मेरा एलुमनी था, तो मैंने चैरिटी वहाँ डिफाइन करके बताई थी, अपने बच्चों को भी सिखाई। मैंने कहा चैरिटी का मतलब क्या होता है? आपके पास सब कुछ और दिल तो नहीं है। आप सबसे पहले सीखो कि ना, एक होता है डिजायर और एक होती है नीड। 20 रुपए की नीड है और 100 रुपए की डिजायर है, और अगर 40 रुपए हैं तो बचे 20 बांट सकते हो, तो वो चैरिटी होती है। 26 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, पहले बैच में एक झुकी वाला बच्चा था जो आज चिरायू मेडिकल कॉलेज का HOD है, 1.25 लाख की तनख्वाह पढ़ा है। ऐसे सैकड़ों बच्चे पढ़ा चुका हूँ। आज भी कोचिंग में एक जगह झुकी के बच्चों के लिए रखता हूँ, लेकिन बोलता नहीं किसी। मेरी चैरिटी मेरी है, किसी को बताऊंगा नहीं। मेरी चैरिटी मेरी, किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन एक दुख है कि जिनके लिए करा उनने कभी चेन आगे नहीं बढ़ाई, उनने कभी चेन नहीं बढ़ाई। अपने परिवार का भला करा, लेकिन अपने जैसे 4 लोगों का भला नहीं करा। सिस्टम क्लियर होना चाहिए। और मालूम इसका जवाब क्या है? मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुमको बनाना चाहिए एक ट्रस्ट, और ट्रस्ट बना के ये ट्रस्ट इन गरीब बच्चों को हेल्प करना चाहिए और एक बॉन्ड चाहिए। Once you start earning, you contribute 5% to the trust है। तुम क्या समझते? सिस्टम क्रिएट। ये युवा पीढ़ी बहुत तेज सोच रही है सर। मैं आखिर में यही कहूंगा, उनकी वैल्यूज अपनी वैल्यूज मैच नहीं करती। Let's realign and have a dialogue with that। Maybe हम कुछ अच्छा नहीं